कैसे हैं वीरेंद्र भाई साहब? ये लीजिए, इसमें इन सभी के लिए खाने पीने का सामान है। गाड़ी में भी बाकी का सामान रखा हुआ है। आप लड़कों को बुलवा कर उतार दीजिए। बाकी सब तो ठीक है ना? किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? कौशल्या बहन, जब आप जैसे लोग हों तो भला इन अनाथ लोगों को भी क्या कोई कमी हो सकती है? कौशल्या धर्मशाला के मैनेजर वीरेंद्र के साथ बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए किसी के सर की मालिश कर रही थी तो किसी के पैर दबा रही थी। देखा, ठीक हो गया ना आपका सर दर्द? जब भी तुम आती हो ना तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही अक्सर आया करो बेटा। वीरेंद्र भाई साहब, ये लड़की कौन है? क्या ये भी यहीं रहती है? मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा। ये यहाँ नहीं रहती हैं, लेकिन अक्सर इन बुजुर्ग लोगों से मिलने के लिए आ जाती है। इनको तो बच्चों ने इन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन ये आकर सबका दिल लगा देती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। वैसे भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हम कुछ सालों के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। मैं आपको हर महीने चेक भिजवाती रहूंगी। किसी भी चीज की कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा। कौशल्या अपने परिवार के साथ कुछ सालों के लिए देश से बाहर चली जाती है और ऐसे ही 5 से 6 साल बीत जाते हैं और आज कौशल्या वापस अपने परिवार के साथ अपने देश आ जाती है और सबसे पहले अपने धर्मशाला जाकर वहां के लोगों से मिलती है और देखती है कि एक 22-23 साल की लड़की उन बुजुर्ग में बैठकर उनसे बात कर रही है, जिसे देख कौशल्या, अरे वीरेंद्र भाई साहब, ये लड़की कौन है? ना जाने क्यों मुझे ये जानी पहचानी सी लग रही है। कौशल्या बहन, विदेश जाने से पहले जब आखिरी बार आप धर्मशाला आई थी तो आपको यहाँ एक लड़की दिखी थी ना? वो लड़की यही है। देखते ही देखते कितने साल गुजर गए, लेकिन ये हर कुछ दिनों में इन लोगों से मिलने के लिए आती है और बिना पैसे लिए लोगों की निःशुल्क सेवा करती है। कौशल्या महक को ही देख रही होती है कि तभी थोड़ी दूर बाद पास ही के एक जंगल में महक जाने लगती है। अरे, ये इस जंगल में क्यों जा रही है? ये जंगल तो कुछ खतरनाक सा दिख रहा है। कौशल्या महक का पीछा करते हुए जंगल में जाने लगती है और देखती है कि थोड़ी देर में एक छोटी सी झोपड़ी आती है। उस झोपड़ी के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर बैठकर एक बूढ़ी औरत रोटियां सेक रही थी। 13-14 साल का बच्चा पढ़ाई कर रहा था। वहीं घर के बगल में एक छोटा सा खेत भी था जहां पर एक बूढ़ा आदमी खेती कर रहा था। कौशल्या पेड़ के पीछे छुपकर इन सब को देखने लगती है। दीदी, आप आ गई। लाओ मेरी कचौरी। आपने कहा था ना आज आप मेरे लिए गर्मा गर्म कचौरी लेकर आओगी। मोनू मेरे भाई, अपनी बहन को माफ कर दे। मैंने तुझसे वादा किया था, लेकिन आज सेठ ने पैकिंग के पैसे नहीं दिए। कह रहे थे 1-2 दिन बाद देंगे। महक बेटा, राशन भी खत्म हो गया है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऊपर से इतनी मेहनत मजदूरी करके मैं खेती करता हूँ, वो भी न जाने लोग क्यों नहीं खरीदते। सारी मेहनत बेकार जाती है और खाने को एक निवाला तक नहीं मिलता। बाबा, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं कर रही हूँ ना काम। मैंने 1-2 जगह और बात की है। अगर वहां मेरी नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक होगा। महक को अपने परिवार के साथ इस लाचारी में रहता देख कौशल्या को काफी दुख होता है। अब कौशल्या अक्सर महक पर नजर रखना शुरू कर देती है। दीदी देखो ना, कितनी गर्मा गर्म खाने की खुशबू आ रही है। कितना समय हो गया हमें कुछ अच्छा खाए हुए। माँ बस वही रोज सूखी रोटी और दाल बनाकर रख देती है। मुझे कुछ दिलाओ ना। ज्यादा पैसे नहीं है तो एक समोसा ही दिला दो। मोनू, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं और समोसा 20 रुपए का है। 30 रुपए में मैं घर का क्या राशन लूंगी? तुम तो मेरे समझदार भाई हो ना, समझते हो ना हमारी हालात। मोनू उदास होकर चुपचाप जाने लगता है। हमें खाने को लेकर क्या कम लाचारी है, जो आप बना हुआ ये रूखा सूखा भी खराब हो रहा है। भगवान क्यों खाने के लिए तू हमें इस तरह तड़पा रहा है? एक गरीब को क्या ही चाहिए, और 2 वक्त का खाना, क्या तू उसे वो भी नहीं दे सकता? आप क्यों इतना दुखी हो रही हो? कोई बात नहीं, खाना खराब हो गया तो डब्बे में थोड़े से चावल रखे हैं, मैं वही उबाल देती हूँ। सब 2-2 निवाले खा लेंगे। कल से मैं सेठ से बात करती हूँ। कल तो मैं पैसे लेकर ही रहूंगी। इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी महक उसके परिवार की इस तरह के लाचारी को देख कौशल्या काफी ज्यादा दुखी होती है। घर जाकर कौशल्या काफी दिनों तक महक के बारे में ही सोचने लगती है और अब ज्यादा देरी न करते हुए कौशल्या मिठाई और शगुन का सामान लेकर सीधा महक के घर पहुंच जाती है। इतनी अमीर औरत को अपने जंगल में बनी झोपड़ी में आता देख सभी लोग काफी हैरान थे। आप कौन? हमने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम कौशल्या है।
देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मैं काफी समय से महक को देख रही हूँ कि वो किस तरह कम उम्र में ही फैक्ट्री में मजदूरी करती है, धर्मशाला जाकर लोगों की सेवा करती है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। लाचारी में रहते हुए भी मेरी बेटी का इतनी अमीर घर में रिश्ता होने जा रहा है। कहीं कोई सपना तो नहीं? हमारी तो हैसियत भी नहीं है कि हम आपसे रिश्ता जोड़ सकें। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शादी का खर्चा, सारी तैयारी, सब कुछ हम करेंगे। आप बस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिएगा। आशा और महेश इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और कहीं न कहीं महक भी इस रिश्ते से काफी ज्यादा खुश थी। समय गुजरता है और कौशल्या महक को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। इतना बड़ा आलीशान घर, नौकर चाकर देख महक काफी हैरान थी। वहीं आज जब महक नाश्ता करने के लिए सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग शाही पकवानों से भरा होता है। ये क्या, इतने सारे पकवान? इसमें तो सारे शाही पकवान हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं होगा। ये लोग नाश्ते में इतना शाही खाना खाते हैं तो बाकी समय क्या खाते होंगे? क्या हुआ, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? आज हमने शेफ से कहकर सब कुछ स्पेशल बनवाया है, ये लीजिए खाइए। हाँ बहू, तुम तो कुछ खा नहीं रही हो। क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? कहो तो हम तुम्हारे लिए कुछ और बनवा दें। क्या पसंद है तुम्हें? नहीं पापा जी, ये सब तो बहुत अच्छा है। महक अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर पहली बार शाही खाना खाती है, जिसे खाकर उसके मन में बार बार बस अपने परिवार का ही ख्याल आ रहा था। मैं तो यहाँ बैठकर कितना अच्छा अच्छा खाना खा रही हूँ, लेकिन वहाँ माँ, बाबा, मोनू क्या खा रहे होंगे? जहाँ महक को अपने हमेशा ससुराल में हर दिन तीनों वक्त खाने में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज भी आपने बस ये दाल रोटी बनाकर रख दी है। मुझे नहीं खानी है दाल रोटी। मुझे दीदी की तरह शाही खाना खाना है। वो इतने बड़े घर में गई हैं, उनके घर में रोज कितना अच्छा अच्छा खाना बनता होगा ना। मुझे भी वही खाना है। मोनू बेटा, वो उसका ससुराल है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी बच्ची की इतनी अच्छी किस्मत थी। महक हमेशा अपने ससुराल में भी अपने परिवार के खाने के बारे में सोच सोच कर ही परेशान हुआ करती थी। वहीं कौशल्या भी अपनी बहू की इस बेचैनी को देख रही थी और बिना कुछ कहे कौशल्या सब समझ जाती है और अगले दिन ही ड्राइवर को भेजकर अपनी बहू के मायके वालों को बुला लेती है। अपने मायके वालों को देख महक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। माँ, बाबा, मोनू, आप सब लोग यहाँ ऐसे अचानक? आप आने वाले थे, मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, पता तो हमें भी नहीं था। सुबह सुबह समधन जी के ड्राइवर हमें लेने के लिए आ गए। इन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया है। दीदी, आपको पता है हम कितनी बड़ी गाड़ी में आए? वो गाड़ी बहुत बड़ी थी और ऊपर से खुली हुई भी थी। मैंने तो आते आते बहुत ठंडी ठंडी हवा भी खाई। महक बहू, अब सबको वहीं खड़ा ही रखोगी या बिठाओगी भी? वैसे खाने का वक्त हो गया है, आप सब पहले आकर खाना खा लीजिए। पूरा परिवार अब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता है। एक एक करके घर के नौकर चाय, खाने की प्लेट लेकर आ रहे थे। किसी बर्तन में शाही पनीर था तो किसी बर्तन में पनीर लबाबदार, तो किसी में काजू किशमिश से भरा पुलाव। अपनी आंखों के सामने पहली बार इतने सारे शाही पकवान को देख पूरा गरीब परिवार काफी हैरान था। भाई साहब, शुरू करिए। लाइए, मैं आपको परोसता हूँ। आप ये बटर चिकन खाइए। हमारा शेफ बहुत ही कमाल का बटर चिकन बनाता है। बहन जी, आप ये ट्राई करिए। मटर मशरूम सेहत के लिए भी काफी अच्छी होती है। ये लो मोनू, चॉकलेट बॉल्स। पता है, इसे मैंने खुद बनाया है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। दीदी, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। यम्मी। खाना सच में बहुत अच्छा बना है। इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया हमने। जिस गरीब परिवार ने आज तक दाल रोटी से ऊपर कुछ नहीं खाया था, पहली बार इतना बढ़िया शाही खाना खाने की वजह से सबकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। कभी सोचा भी नहीं था इस गरीब के पेट में भी पनीर का निवाला जा सकता है। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और हम अलग थोड़ी ना हैं, हम सब एक परिवार हैं। और मैंने आज ये दावत भी इसीलिए रखी ताकि हम सब एक दूसरे को और अच्छे से जान जाएं। अरे और नहीं तो क्या। वैसे महेश भाई साहब, मैंने कुछ समय पहले ही एक फैक्ट्री खोली है, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं मिल रहा। अगर आप चाहें तो उस फैक्ट्री को संभाल सकते हैं। इससे मेरी तो बहुत मदद हो जाएगी। महक ये सब समझ जाती है कि ये सब उसकी
सास ने जानबूझकर किया ताकि उसका परिवार अच्छा खाना खा सके। महेश अब राजवीर की फैक्ट्री संभालता है, जिससे उनके हालात भी अब सुधरने लगे थे और अब महक अपने अमीर शाही ससुराल में बिना अपने परिवार की चिंता करे खुशी खुशी रहती है। ये है हमारी रसोई। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाने में कढ़ाई पनीर, पूरी और खीर बना लेना। जेठानी जी, आप ऐसे रसोई बोल रही हैं? आप जैसी गरीब घर की लड़कियां ही इतनी छोटी रसोई में एडजस्ट हो सकती हैं। मेरे बस की नहीं इतनी छोटी रसोई में खाना बनाना। माँ जी, अब मैं अपनी पहली रसोई तभी करूंगी जब मुझे बड़ी रसोई मिलेगी। बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म तो कर ले, उसके बाद रसोई का काम तेरी गरीब जेठानी संभाल लेगी। और रही बड़ी रसोई की बात, तो हम मिडिल क्लास लोग इतने छोटे से घर में बड़ी रसोई कहाँ से बनवाएं? मेरे बस की नहीं है इतनी छोटी रसोई में पहली रसोई करना। मैं तो अपनी बड़ी रसोई में ही अपनी रसोई करूंगी। विनीता इतना बोलकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने पति से बड़ी रसोई की डिमांड करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर विनीता अपनी पहली रसोई नहीं करती, जिसके बाद रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो जानती है ना कि विनीता अमीर घर से है। वो छोटे से घर और रसोई में और एडजस्ट नहीं हो पा रही भाभी की तरह। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बगल वाला जो बड़ा घर खाली है उसे रेंट पर ले लूं। वहां की रसोई भी बड़ी है। अब जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? पर बहू को कह देना अपनी बड़ी रसोई में जाने के बाद अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी कर ले। आशा की मंजूरी लेने के बाद रवि और विनीता बगल वाले घर में किराए पर रहने लगते हैं, जहां अपनी बड़ी सी रसोई देखकर विनीता बहुत खुश होती है और रसोई की स्लैब, सिलेंडर, बर्तन आदि को देखकर खुद से कहती है, ये है मेरी रसोई। यहाँ मैं अपनी पहली रसोई में बनाऊंगी नॉनवेज और सब मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएंगे। नॉनवेज सिर्फ तुम और मैं खाते हैं, मेरे घर वाले नहीं, इसलिए तुम कुछ वेजिटेरियन बना लेना अपनी पहली रसोई में। रवि के कहने पर विनीता वेजिटेरियन खाना बनाने के लिए मान जाती है, पर 2 दिनों तक अपनी रसोई के हर एक कोने की सफाई करती है, पर फिर भी उसकी सफाई खत्म नहीं हो पाती। जिसके बाद वो अपने लिए एक नौकरानी रखती है और नौकरानी के साथ मिलकर रसोई की दीवार, स्लैब, बर्तन, फर्श सबकी सफाई करती है और अपने ससुराल वालों को अगले दिन अपने घर पर बुलाने जाती है। माँ जी, कल मैं अपनी बड़ी सी रसोई में पहली रसोई करूंगी, तो आप पूरे परिवार के साथ आ जाना। वैसे मेरी गरीब जेठानी क्या कर रही हैं? अपनी रसोई की सफाई कर रही है। क्या रसोई की सफाई? जरा मैं भी तो देख कर आऊं। विनीता सुनीता की छोटी सी रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि सुनीता सफाई में लगी थी। उसके एक हाथ में डस्टर था तो दूसरे में बर्तन वाला जूना। वो एक डिब्बा रखती तो दूसरा गिर जाता, जिसे संभालने जाती तो फर्श पर रखा पानी ही बिखर जाता। ये सब देख हंसते हुए विनीता कहती है, जेठानी जी, आपकी तो छोटी सी रसोई है, साफ करने में दिक्कत हो रही होगी ना। एक सामान उतार रही है तो दूसरा गिर रहा है। मेरी तरह एक नौकरानी रख लो। विनीता, मेरी रसोई तुम्हारी रसोई जितनी बड़ी नहीं है। मैं अकेले अपनी रसोई संभाल सकती हूँ और एक दिन में ये सारा काम भी खत्म कर सकती हूँ। मैं छोटी रसोई का यही फायदा है। हाँ ठीक है, आपको आपकी छोटी रसोई मुबारक हो। मैं तो यहाँ बस आप सबको अपनी पहली रसोई के लिए बुलाने आई हूँ। विनीता अपनी पहली रसोई का इनविटेशन देकर वहां से चली जाती है और अगले दिन पहली रसोई की रस्म करने के लिए वो किचन में जाती है और सामान ढूंढती है। आटा पास में रखा था, पर पूरियों के लिए तेल ढूंढने के लिए उसे बड़ी सी रसोई के दूसरे कोने में जाना पड़ता है, तो सब्जी के मसाले उसे रसोई के दूसरे कोने में ढूंढने पड़ते हैं। खाना बनाने के लिए उसे अपनी बड़ी रसोई में इधर से उधर सामान लेने के लिए चलना पड़ता है, जिससे वो थक जाती है। पर 3 घंटे में फाइनली खाना बन जाता है। वहीं पूरा परिवार भी खाना खाने के लिए आता है, पर किसी को भी विनीता के हाथों का बनाया हलवा, पूरी, राइस, कढ़ाई पनीर कुछ खाने में पसंद नहीं आता। इसे तुम खाना कहती हो? इससे अच्छा खाना तो मैं अपनी छोटी सी रसोई में बना लेती हूँ। जरा देख कर तो आऊं तुम्हारी बड़ी रसोई को। सुनीता अपनी अमीर देवरानी की रसोई में जाती है और उसकी बड़ी सी रसोई देखकर हैरान रह जाती है। रसोई बड़ी भी थी, जिसमें खड़े होकर आराम से खाना बना सकते थे। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनीता सभी के लिए रसोई में खाना बना रही थी और खाने की खुशबू और धुआं घर में भरने लगता है, जिस वजह से वो रसोई की खिड़की खोल देती है और मोहल्ले की एक पड़ोसन खुशबू सूंघकर सुनीता की ही रसोई में आ जाती है। और यह खुशबू विनीता के घर में भी जाती है और वो सुनीता के किचन में उस पड़ोसन के साथ ही पहुंच जाती है, जहां पड़ोसन सुनीता से कहती है, बहू, आज तुमने भी अपने घर में नॉनवेज बना लिया। क्या खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाय तौबा तौबा आंटी, हम तो नॉनवेज का नाम भी नहीं लेते। मैंने तो कटहल की सब्जी बनाई है।
देख ले छोटी बहू, तेरी गरीब जेठानी कटहल की सब्जी भी नॉनवेज की तरह बना रही है। आंटी जी फिक्र मत कीजिए, आज मैं अपनी बड़ी सी रसोई में नॉनवेज ही बनाऊंगी। अपनी गरीब जेठानी को नीचा दिखाने के लिए विनीता नॉनवेज लेकर आती है और रसोई की खिड़की खोलकर नॉनवेज बनाती है ताकि खुशबू मोहल्ले वालों तक के पास पहुंच सके। अब जब वो खाना बनाकर बाहर जाती है पर खिड़की खुली रहने की वजह से रसोई में बिल्ली आ जाती है और वो सारा नॉनवेज नीचे गिरा देती है और पूरी रसोई गंदी हो जाती है। कुछ देर बाद जब विनीता रसोई में आती है तो वो अपनी गंदी रसोई देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, मेरी ये बड़ी रसोई तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है। इस बिल्ली की बच्ची ने पूरी रसोई गंदी कर दी। मुंह बनाकर फिर से विनीता रसोई की सफाई करती है। सुबह से शाम हो जाती है पर रसोई की चिकनाहट खत्म नहीं होती और वो पोछा लगाते हुए खुद से कहती है, इन गरीब लोगों का ही ठीक होता है। मेरी गरीब जेठानी अपनी छोटी सी रसोई में भी कितनी आराम से खाना बना लेती है और एक मुझे देखो, पूरा दिन सफाई करने में ही निकल जाता है। आज तो चिकन भी नसीब नहीं हुआ। जहां एक तरफ विनीता अपनी बड़ी रसोई से परेशान हो रही थी पर वहीं सुनीता भी अपनी छोटी रसोई में खाना बनाने से परेशान हो रही थी। बहू सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक तो लेकर आना। सही कह रही थी मेरी अमीर देवरानी, ये रसोई इतनी झूठी है ना कि सिर्फ खाना बनाने में बल्कि सामान रखने में भी दिक्कत है। एक सामान उतारो तो साथ में 4 सामान गिर जाते हैं और सफाई करने के लिए नीचे झुको तो टकला फूट जाता है। विनीता का ही सही है, इतनी बड़ी रसोई में आराम से खाना बनाती है और रोज रोज रसोई भी साफ नहीं करनी पड़ती होगी। बहू कहाँ रह गए? अरे आज नमक लेकर आ जाओगी या हमारे खाने के बाद ही नमक लेकर आओगी? सुनीता जल्दी से नमक का डिब्बा लेकर बाहर जाती है और अपने सास ससुर को खाने में देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता रसोई में खाना रखकर सास और पति के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वहां किसी काम से उसकी अमीर देवरानी आती है और अपनी जेठानी को इतने आराम से खाना टीवी देखता देख उससे कहती है, जेठानी जी, रसोई में खाना रखकर आप इतनी आराम से टीवी कैसे देख सकती हो? खाना जलने का डर नहीं है क्या? वैसे भी आपकी रसोई इतनी छोटी, अगर खाना जल गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे देवरानी जी, ऐसे कैसे खाना जल जाएगा? मेरी रसोई कोई 200 गज दूर थोड़ी ना है। अरे बहू, फिर से तुम दोनों अपनी अपनी रसोई का बखान करने लगी। बड़ी बहू, मैंने जो लड्डू बनाए थे छोटी बहू को दे दे। आशा के कहने पर सुनीता रसोई में जाती है और लड्डू लाकर अपनी देवरानी को लड्डू देती है और विनीता लड्डू लेकर अपने घर जाती है और लड्डू देख खुद से कहती है, लड्डू तो बहुत टेस्टी बनाए हैं जेठानी जी ने। एक काम करती हूँ, आज मैं भी मूंग दाल का हलवा बना लेती हूँ। वैसे भी रोज तो नॉन वेज ही बनता है, आज मूंग दाल का हलवा बनाकर उन्हें दूंगी खाने के लिए। फिर आएगा मजा जब जेठानी जी का मुंह बनेगा। इतना बोलकर विनीता गैस जलाकर कढ़ाई में घी डाल देती है और मूंग दाल ढूंढने लगती है। कभी ऊपर का ड्रॉर खोलती है तो कभी नीचे का ड्रॉर छानती है पर उसे कहीं मूंग दाल नहीं मिलती और जब मूंग दाल मिलती है तब तक कढ़ाई में सारा घी जल जाता है। उसके बाद विनीता दूसरी कढ़ाई गैस पर रखती है और जब ड्राई फ्रूट्स ढूंढती है तब तक उसका हलवा जल जाता है। रवि, इधर आओ, मैं परेशान हो गई हूँ अपनी बड़ी रसोई से। माँ जी से कहो कि अब से हम उनके साथ रहेंगे। हमारी इस बड़ी रसोई से तो अच्छी मेरी गरीब जेठानी की छोटी रसोई है, उन्हें खाना बनाने में दिक्कत तो नहीं होती है। मैं तो यहाँ अपना ही रखा हुआ सामान भूल जाती हूँ और रसोई साफ करने में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। कितना अच्छा मौका मिला था, माँ जी ने खुद मुझसे कहा था कि रसोई जेठानी जी संभालेंगी और मैं घर के काम। अरे तुम परेशान मत हो, कल मैं बाहर जा रहा हूँ। 1-2 दिन में जैसे ही घर आऊंगा तो मैं माँ से बात कर लूंगा। जहां विनीता अपनी बड़ी रसोई से परेशान थी तो वहीं घर में 4 मेहमानों के आने के बाद अब सुनीता भी अपनी छोटी रसोई से परेशान थी। इन सबको भी अभी आना था। दाल चावल सब्जी बन गई है पर मैं रोटी कहाँ रखूं? रोटी रखने की तो जगह ही नहीं है और पूरा सिंक गंदे बर्तन से भरा है। घर में भी बर्तन नहीं है। काम करने में कितनी दिक्कत हो रही है, इतनी छोटी रसोई और लोग इतने सारे। आज तो मैं माँ जी से बात करके ही रहूंगी कि मुझे भी अपनी अमीर देवरानी की तरह बड़ी रसोई चाहिए। माना छोटी रसोई की आदत है मुझे, पर कुछ मौकों पर ये रसोई हद से ज्यादा छोटी लगने लगती है। दोनों ही अमीर गरीब देवरानी जेठानी अपनी बड़ी छोटी रसोई से परेशान हो जाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विनीता अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है जहां दोनों ही बहुएं अपनी रसोई को लेकर अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, देवरानी जी बिल्कुल सही कहती थी, ये रसोई तो बहुत छोटी है हमारे परिवार के हिसाब से। अब मुझसे भी इस रसोई में काम नहीं होता और मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए इतनी बड़ी रसोई मैनेज नहीं कर सकती। हम 2 लोगों के लिए वो रसोई बहुत बड़ी है। आशा, मुझे लगता है दोनों बहुओं की परेशानी अपनी अपनी जगह ठीक है। अब हमें छत पर एक मीडियम रसोई बनवा लेनी चाहिए जो हमारे परिवार के अकॉर्डिंग हो, न ज्यादा बड़ी हो न ज्यादा छोटी।
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बस कुछ दिन और परेशानी झेल लो। पर छोटी बहू, तू तो नॉनवेज खाती है और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। मैं अपनी रसोई में नॉनवेज नहीं बनने दूंगी। हाँ तो ठीक है माँ जी, हम नीचे की रसोई रहने देंगे। जब मुझे नॉनवेज खाना होगा मैं नीचे की रसोई में नॉनवेज बना लूंगी। हमारे ऊपर की रसोई में वही बनेगा जो सब खाएंगे। अपनी दोनों बहू की परेशानी देखकर विनोद और आशा बीच का रास्ता निकालते हैं और 1 महीने के अंदर वो अपनी छत पर एक अच्छी सी रसोई बनाकर अपनी दोनों बहू की प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। अब एक रसोई में दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं।